शाम का समय गोयल मेंशन में। युवराज जब ऑफिस से काम खत्म करने के बाद घर आया तो उसने देखा उसकी दादी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अपनी दादी को मुस्कुराते हुए देखकर युवराज पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे उसने अपने भाई को देखा जो वीडियो गेम खेल रहा था तो वह समझ गया जरूर उसके भाई ने सुहाना के बारे में सभी को बता दिया। ये सोचकर वह वहां से जाने लगा, तभी कौशल्या गोयल उसे रोकते हुए कहती है, इतनी भी जल्दी क्या है युवराज, आप हमारे पास तो आइए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज के कदम वहीं रुक गए। उसने एक नज़र अपनी दादी को देखा, फिर चुपचाप उनके पास आकर बैठ गया। कौशल्या गोयल जब देखी युवराज उसके सामने बैठा हुआ है तो मुस्कुराते हुए कहती है, तो अब आपने क्या फैसला लिया? सुहाना इस घर में रहेगी या फिर चली जाएगी? मेरे सवालों का जवाब सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बिजनेस का जो बात है, अगर सुहाना यहाँ से चली गई तो आपके हाथ जो इतना बड़ा डील लग रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहती है, देखिए दादी, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आप उस लड़की को इतना कह दीजिएगा कि मेरे कमरे में ना आए। मुझे मेरा कमरा अकेला चाहिए, मेरे कमरे में आने का हक सिर्फ नंदनी को है, उस लड़की को नहीं। युवराज की बात सुनकर कौशल्या गोयल मुस्कुराते हुए कहती है, चलो कम से कम घर में रखने को चाहा, वरना मुझे लगा था कि आप उस लड़की को घर से निकालने का प्लान बनाए हो। वैसे भी सुहाना बहुत मासूम है, उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है, वह बस वही करती है जो सामने वाला उसे करने को कहता है। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए कहता है, किसने कह दिया वह लड़की मासूम है? वह लड़की मासूम नहीं बल्कि चालाक लोमड़ी है। आपने देखा नहीं, मुझसे धोखे से शादी करने के बाद उसके कितने सारे राज खुलकर आ रहे हैं। जो लड़की दुनिया से डरती है, मुझसे डरती है, आप सभी से डरती है, वह इतना अच्छा ड्राइंग प्रोजेक्ट कैसे बना सकती है? एक दिन मैं खुद उसकी मासूमियत खत्म करके रहूंगा। वो इतना मासूम बनने की कोशिश करती है ना, उसका चेहरे के पीछे जो दूसरा चेहरा है वह आप सबके सामने लाकर रहूंगा, फिर आप खुद उस लड़की को घर से निकालने के बारे में बात करोगी। यह कहकर युवराज गुस्से में वहां से चला गया। युवराज की बात सुनकर और उसे जाते हुए देखकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, ये लड़का का कुछ नहीं हो सकता है, जब देखो गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है। ना जाने कब ये समझेगा सुहाना वह लड़की है जो इसके लिए बनी है। इधर युवराज जैसे अपने कमरे में जाने को हुआ, तभी नंदनी भागते हुए उसके पास आए। सुहाना अपने कमरे के दरवाजे के पास थी, हालांकि वह युवराज के कमरे में ही थी, लेकिन दादी ने उसे कहा था कि अब वह युवराज के कमरे में नहीं रहेगी, जिस वजह से उसे युवराज के बगल वाले कमरे में रखा गया था। सुहाना जब पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली तभी उसने देखा नंदनी युवराज को गले लगाए हुई है। वही जब युवराज ने नंदनी को देखा तो वह गहरी सांस लेकर कहता है, नंदनी अभी फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अभी अकेले रहना है, आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। ये कहकर युवराज नंदनी को छोड़कर अपने कमरे में चला गया। वही जब नंदनी ने देखा कैसे युवराज बिना उससे बात किए गुस्से में कमरे में चला गया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। लेकिन तभी उसका नज़र सुहाना पड़ गया, जो पानी का गिलास लिए अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। सुहाना को देखते ही नंदनी चालाक लोमड़ी की तरह चलते हुए उसके पास आकर कहती है, क्या बात है, तुम अपनी इन निगाहों से मुझे और युवराज को रोमांस करते हुए देख रही थी। पता है तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन युवराज तुम्हारा पति नहीं है। वह आज भी मुझसे प्यार करता है, अभी मैं चाहूँ ना तो उसके कमरे में जाकर उसके साथ सो सकती हूँ, लेकिन तुम तो उसके कमरे में भी नहीं जा सकती हो। इसीलिए तो दादी ने भी तुम्हें दूसरा कमरा दे दिया, क्योंकि वह जानती है तुम्हारी औकात नहीं है युवराज के साथ उसी के कमरे में रहने की। नंदनी की बात सुनकर सुहाना चुप रहकर उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन तभी सुहाना का नज़र टेबल पर रखे एक छोटे से डिब्बे पर गया, जिसमें कुछ मेडिकल का सामान रखा हुआ था। ये देखते ही सुहाना नंदनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच में बहुत लकी हो, युवराज जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वह क्या है ना, दादी ने कहा है युवराज मेरे पति हैं तो मेरा ज़्यादा हक बनता है उन पर। यह कहकर सुहाना चुपचाप वहां से आगे की ओर चली गई। जब नंदिनी ने ये देखा तो गुस्से में अपना पैर पटकती है, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर पटका तभी अचानक से उसके मुंह से जोरों से चीख निकल गई। युवराज अपने कमरे में गया ही था, अचानक से जब उससे नंदिनी की चीख को सुना तो वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला। कमरे से बाहर निकलते ही उसका नज़र नंदिनी पर गया, जो अपने पैर को पकड़कर दर्द से कराह रही थी। वही नंदनी की चीख काफी जोर से थी, जिस वजह से सभी घरवाले अब तक वहां आ चुके थे। सभी घरवालों में सुहाना भी कौशल्या गोयल के साथ थी।
नंदिनी को चोट लगे हुए देखकर युवराज भागकर उसके पास आया, उसके पैरों को पकड़कर परेशान भरी आवाज में कहा, तुम्हें ये चोट कैसे लगा? आज हो क्या रहा है? तुम्हें बार बार चोट लगे जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो या फिर यह कोई इत्तेफाक है। युवराज की बात सुनकर नंदिनी का नजर सुहाना पर गया, जो कौशल्या गोयल के बाजू को पकड़कर खड़ी थी। सुहाना के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह इस सब चीज को देखकर काफी डर रही है। ये देखने के बाद नंदिनी गुस्से में कहती है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब जब ये लड़की मेरे पास होती है तब तब मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है। जरूर इसी लड़की ने कुछ किया होगा। नंदिनी की बात सुनकर युवराज का नजर सुहाना पर गया, जो डर के मारे उसकी दादी को पकड़ी हुई थी। ये देखकर युवराज ने अपने गुस्से को शांत किया, फिर नंदिनी को देखते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वह लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। हो सकता है जाते समय तुम्हारा ध्यान नहीं होगा, तुम गलती से अपने पैरों पर यह किची चढ़ाई। युवराज की बात सुनकर नंदिनी इससे पहले कि कुछ कहती तभी सुहाना उन दोनों के पास आकर युवराज का हाथ पकड़कर कहती है, आप इसे छोड़ो, इसे चोट लगता रहता है। घर में और भी लोग हैं जो इसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन अभी आप थक हार कर काम करके आए हैं ना, तो आप जाकर खुद आराम करो। ये कहकर सुहाना बिना किसी को देखे, बिना किसी की बातें सुनी चुपचाप युवराज का हाथ पकड़ के सीधे उसको उसके कमरे में लेकर चली गई। पहले तो युवराज को कुछ समझ नहीं आया। एक तो पहले से ही वह बहुत थका हुआ था, जिस वजह से उसे थोड़ा सा आराम करना था। लेकिन जब उसने सुहाना की बातों को सुना तो वह हैरान हो गया। इससे पहले कि वह कोई रिएक्ट करता, सुहाना युवराज को उसके कमरे में छोड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर ली। सुहाना की इस हरकत को देखकर अनिकेत और कौशल्या गोयल को छोड़कर सभी लोग हैरान थे, खास करके नंदिनी। कुछ पल के लिए तो वहां पर किसी को समझ नहीं आया आखिर अचानक से हुआ क्या। वही कौशल्या गोयल मुस्कुराते हुए अनिकेत से कहती है, लगता है सुहाना हमारी बात सुनकर वैसा ही कर रही है जैसा हम उसे करने को कह रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये युवराज नंदिनी को बहुत जल्दी भूल जाएगा, फिर हम इस नंदिनी को यहाँ से निकालेंगे। कौशल्या गोयल की बात सुनकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, आप सही कह रही हैं दादी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब तक ये लड़की यहाँ है तब तक वह भाई और भाभी को एक होने नहीं देगी। हमें उससे पहले ही इस लड़की को यहाँ से निकालना होगा। ये कहकर अनिकेत नंदिनी के पास आया, फिर उसको सहारा देते हुए कहा, क्या यार नंदिनी, तुम ठीक से चलना नहीं जानती हो? जब देखो खुद को नुकसान पहुंचाते रहती हो। अब चलो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ और स्टाफ से कहकर तुम्हारे लिए दवाई भिजवा देता हूँ। ये कहकर वह बिना किसी की बात सुने नंदिनी को लेकर उसके कमरे में चला गया। वहीं जब कौशल्या गोयल ने देखा सभी घरवाले अभी भी युवराज के दरवाजे को देख रहे हैं, तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगी का हुआ नहीं या फिर यही रहने का इरादा है? कौशल्या गोयल के गुस्से भरी बातें सुनकर सभी लोग तुरंत वहां से 9-2-11 हो गए। ये देखकर कौशल्या गोयल एक नज़र युवराज के कमरे को देखी, फिर चुपचाप वहां से चली गई। वही जब युवराज कमरे में आया तो वह गुस्से में सुहाना को देखा। तभी सुहाना टेबल पर रखे पानी का गिलास युवराज को देते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप बहुत थके हुए हो, इसलिए मैं चाहती हूँ आप आराम करो। मेरे पापा कहते हैं इंसान को अपनी नींद पूरी करनी चाहिए ताकि वह अगले दिन जब सुबह उठे तो उसका दिमाग पूरा सेफ रहे। सुहाना की बातें सुनकर युवराज ने एक नज़र पानी के गिलास को देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, दिमाग से नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ने ये कहा होगा कि नींद पूरी करनी चाहिए ताकि अगले दिन सुबह जब तुम उठो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए और फिर तुम्हारा ध्यान काम पर लग सके। युवराज की बात सुनकर सुहाना खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, आप तो बिल्कुल मेरे पापा जैसे बातें कर रहे हो। मेरे पापा भी यही कहते थे। आपको कैसे पता? मेरे पापा ये कहते थे। क्या आप मेरे पापा से मिले हो? क्या आपको पता है मेरे पापा कहाँ हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ ना, मेरे पापा कहाँ हैं? सुहाना के इतने सारे सवाल को सुनकर युवराज का सर फटा जा रहा था। वह गुस्से में उसके हाथों में रखा गिलास का पानी एक घूंट में पी गया, फिर उस गिलास को टेबल पर रखकर चुपचाप बेड पर बैठते हुए कहा, मैं तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। और रही बात जो मैंने कहा तुम्हारे पापा की तरह, वह मैंने इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पापा ही वह इंसान नहीं है जो ये कहते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चे को ये कहते हैं, उन्हें समझाते हैं जैसे मुझे मेरी दादी ने कहा था। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे आराम करना है, मैं नहीं चाहता हूँ कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और वैसे भी दादी ने तुम्हें कहा है तो मेरे कमरे में नहीं आ सकती हो। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने आज मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम पर गुस्सा नहीं हुआ।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने कमरे में रहने दूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना सोफे पर बैठते हुए कहती है, मैं चली जाऊंगी लेकिन आपके सो जाने के बाद आप सो जाओ, फिर मैं अपनी कमरे से चली जाऊंगी। सुहाना की बात सुनकर युवराज को काफी अजीब लगा। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था यह वही सुहाना है जो उसके सामने बैठकर डरती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना उसके लिए बहुत पजेसिव हो रही है। ये सोचकर वह खुद से कहता है, नहीं, ये लड़की पजेसिव क्या बनेगी, ये लड़की तो एक नंबर की डरपोक है, वह भला मेरे लिए पजेसिव कैसे बनेगी। यह सोचकर वह एक नज़र सुहाना को देखा, फिर चुपचाप बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लिया। सुहाना जब देखी युवराज अपनी आंखें बंद कर लिया तो वह अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर उसे बड़े ध्यान से सोते हुए देखती रह गई। सुहाना इंतजार कर रही थी कब युवराज गहरी नींद में सोएगा। युवराज गहरी नींद में सो चुका था। ये देखकर सुहाना चुपचाप युवराज के पास आकर उसके बगल में जाकर सो गई। युवराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सुहाना उसके पास सोई है, लेकिन जब सुहाना बेड पर सोने गई थी तभी अचानक से युवराज को महसूस हो चुका था। लेकिन ज्यादा थके रहने की वजह से उसे अपनी आंखें खोलने का मन नहीं किया, जिस वजह से वह अपना हाथ धीरे से सुहाना की कमर पर रखा और उसे कसकर पकड़ के अपने गले लगा कर सो गया। वही सुहाना ने जब ये देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वह एक नज़र युवराज के हाथों को देखती जो उसके कमर पर रखा हुआ था, फिर धीरे से उसके हाथों को पकड़कर अपने सर पर रखकर उसे सहलाते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। यह कहते ही सुहाना अपनी आंखों को धीरे से बंद कर ली। अगले दिन सुबह का सभी लोग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वही सुबह का 9 o'clock बज चुका था, लेकिन अब तक युवराज और सुहाना नाश्ता करने के लिए नहीं आए थे, जिस वजह से सभी को थोड़ी परेशानी हो रही थी। क्योंकि युवराज हमेशा सुबह 5 बजे या फिर 4 बजे उठ जाया करता था और उठते ही जिम जाकर वापस ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करने भी आया करता था, वह भी करीब 7 बजे तक। लेकिन आज 9 बजे बज गए, युवराज कमरे से बाहर नहीं निकला। कौशल्या गोयल जब देखी गायत्री अपने बेटे युवराज के लिए परेशान हो रही है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हारे बेटे के पास सुहाना है, जब तक सुहाना उसके पास है तब तक तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज युवराज अपनी चैन की नींद पूरी कर रहा है। मुझे लगा था सुहाना ही एक ऐसी लड़की है जो युवराज की थकावट को, उसकी परेशानी को सब कुछ ठीक कर देगी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में कहती हैं, ये आपकी गलतफहमी है, मुझे तो डर इस बात का है कहीं उस लड़की ने कुछ गलत ना कर दिया। वैसे भी मुझे वह लड़की पागल लगती है, मतलब इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है, वह भी आजकल के टाइम पर। उसकी हरकतें आपने देखी है, उसकी हरकतें ऐसी लगता है जैसे को कोई कांड करके छुप जाती है और फिर डरने का ड्रामा करती है। कल आपने देखा नहीं कैसे पानी लेने के लिए जब वो नीचे आई तब वह बिल्कुल ठीक थी, और जैसे उसने नंदनी को चोट में देखा तो डर से कांपने लगी। नॉर्मल सी चोट को देखकर जब उसका ये हाल होता है, जब किसी को मरते हुए अपने सामने देखेगी तब उसका क्या हाल होगा। गायत्री की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, उसको उसके पेरेंट्स ने हो सकता है घर से बाहर नहीं निकाला हो, इस वजह से उसने दुनिया नहीं देखी। और रही बात उसका लोगों को चोट में देखकर डरना, तो वह नॉर्मल सी बात है, कई सारे लोग होते हैं जो थोड़ा तो खून देकर भी डर जाते हैं। सुहाना भी वैसे ही है, जो लड़की दूसरों को दर्द में देखकर खुद डरने लगे। वह लड़की भला किसी की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, और वह भी अपने पति की। तुम तो अपने दिमाग से यह गंदा ख्याल निकाल दो। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। वही फिर नंदनी जो गुस्से में युवराज के दरवाजे की तरफ से देखे जा रही थी। अब उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, क्योंकि जब से उसे पता चला है सुहाना भी युवराज के साथ उसी कमरे में, तब से उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं उन दोनों के बीच कुछ हुआ ना जाए। नंदनी को परेशान देखकर अनिकेत उसके खाने की प्लेट में सैंडविच रखते हुए कहता है, अरे नंदनी, आराम से नाश्ता करो ना, बार बार के कमरे के दरवाजे की तरफ क्यों देखती हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम अपनी परेशानी को लेकर नाश्ता भी ना करो। अनिकेत की बात सुनकर नंदनी उसे गुस्से में देखी। तभी उसका नज़र युवराज पर गया जो तैयार होकर नीचे की ओर आ रहा था। युवराज के साथ सुहाना भी थी, जो मुस्कुराते हुए युवराज के बाजू को पकड़कर उसी के साथ आ रही थी। उन दोनों को इतने अच्छे तरीके से आते हुए देखकर सभी लोग हैरान थे। यहाँ तक सभी जानते थे युवराज सुहाना को पसंद नहीं करता है और न ही सुहाना को अपने साथ रहने देता है, लेकिन आज वो सुहाना के हाथ को पकड़ के आ रहा है।
ये देखकर नंदिनी गुस्से में अपनी जगह से उठकर युवराज के पास आकर कहती है, युवराज तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? नंदिनी की बात सुनकर युवराज ने एक नज़र अपने हाथ को देखा जो सुहाना ने पकड़ रखा था। ये देखकर वह सुहाना के हाथ को खुद से दूर किया। फिर नंदिनी को देखते हुए कहा, ये लड़की डरपोक है, कमरे में इसे कॉकरोच दिख गया था जिस वजह से यह डर की वजह से मुझे पकड़ कर रखी है। इसे ऐसा लग रहा है मैंने ही कमरे में कॉकरोच रखा। मैंने कहा अभी कॉकरोच हो सकता है कहीं से आ गया होगा, लेकिन यह मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही है और उसी डर की वजह से यह मेरा हाथ पकड़कर यहाँ आई। युवराज की बात सुनकर सुहाना का नज़र नंदिनी पर गया जो गुस्से में उसे देख रही थी। नंदिनी की गुस्से वाली आंखें देखकर सुहाना डर की वजह से युवराज के पीछे छुप गई। जब युवराज ने देखा सुहाना डर की वजह से उसके पीछे छुप रही है तो वह नंदिनी से कहता है, नंदिनी फिलहाल के लिए तुम अपनी नज़रें नीचे करो। तुम्हें देखकर यह डर की वजह से जब मेरा हालत खराब कर रही है। ये लड़की डर की वजह से मुझे कसकर पकड़ रही है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस लड़की को मैं खुद से दूर करना चाहता हूँ लेकिन ये लड़की चिपक कर मैं दिमाग खराब कर रही है। फिलहाल के लिए मुझे भूख लगी है, अभी मुझे नाश्ता करना है। ये कहकर वह सुहाना के हाथ को पकड़कर सीधे डाइनिंग टेबल के पास आया। फिर सुहाना को कौशल्या गोयल के पास छोड़ते हुए कहा, और दादी आप इस लड़की का ध्यान रखिए, मैं इसका बोझ उठाकर हमेशा नहीं रहूँगा। इस लड़की के चक्कर में मैं आज लेट उठा हूँ। मैंने इस लड़की को कहा था कल रात मेरे कमरे से चले जाने को लेकर, ये लड़की मेरी बात ना मानकर मेरे पास आकर सो गई और फिर सुबह से मुझे परेशान करने लगी। ये कहकर युवराज गुस्से में अपनी जगह पर जाकर बैठा, फिर चुपचाप नाश्ता करने लगा। युवराज की शिकायत सुनकर और उसके बच्चों जैसे बर्ताव को देखकर गायत्री गोयल और साथ ही उनका पूरा परिवार हैरान था, क्योंकि वह सब पहली बार युवराज के ऐसे बर्ताव करते हुए हरकत को देख रहे थे। वही जब कौशल्या गोयल और अनिकेत ने देखा कैसे युवराज बच्चों की तरह शिकायत कर रहा है तो उन दोनों के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। सुहाना अभी भी चुपचाप खड़ी थी। जब उसने देखा नंदिनी गुस्से मुझसे देख रही है तो वह कौशल्या गोयल को देखते हुए कहती है, दादी आपने ही तो कहा था मैं इनकी पत्नी हूँ तो मुझे इनके साथ रहना चाहिए, क्या मैंने कुछ गलत किया? वैसे आपको पता है जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा इनके बाथरूम के दरवाजे के पास एक बड़ा सा कॉकरोच था। वो देख मैं डर गई तो मैंने डर की वजह से इन्हें पकड़ लिया, और यह है कि मुझे और डरा रहे थे। इन्होंने उसको कॉकरोच को अपने हाथों में पकड़ा और मेरे नज़रों के सामने लाकर कहा अगर मैं इस कमरे से नहीं गई तो वो कॉकरोच मेरे ऊपर फेंक देंगे। लेकिन आपको पता है मैं भी अपने पापा की बेटी हूँ। मैंने क्या किया, उनके कमरे में जो पानी वाला बोतल रखा था वो पानी मैंने कॉकरोच के ऊपर डाल दिया जिस वजह से वो कॉकरोच मर गया। फिर पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके साथ कमरे में रह सकती हूँ लेकिन कोई शरारत नहीं करना है। दादी क्या आपको लगता है मैं शरारत करती हूँ? मैंने तो कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, तो फिर यह कैसे कह सकते हैं मैं शरारत करती हूँ? सुहाना के बच्चों जैसी बातें सुनकर अनिकेत और कौशल्या गोयल साथ ही अमित गोयल के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वही बाकी सबको हैरानी सबसे ज्यादा हो रही थी, खासकर के युवराज की हरकतों को जानकर। अनिकेत हंसते हुए युवराज से कहता है, भाई जब आप कॉकरोच उठाकर भाभी को डरा रहे थे तब आपका एक्सप्रेशन कैसा था? आई मीन क्या आप हंस रहे थे? हमने तो कभी आपको हंसते हुए नहीं देखा। काश मैं आपके कमरे में होता और आपको लाइव देखता तो मजा ही आ जाता। अनिकेत की बात सुनकर युवराज अपना नाश्ता खत्म किया, फिर टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करके उसे देखते हुए कहा, अच्छा तो तुमको देखना है मैं कैसा दिख रहा था? रुको मेरा नौकर से कहकर वो कॉकरोच मंगवाता हूँ और ठीक उन दोनों को कॉकरोच को अपने दोनों हाथों में पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ, फिर पता चलेगा मैं कैसा दिख रहा था। फालतू का सवाल करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब काम करने की बात आए तुम्हारी नौटंकी शुरू हो जाती है। युवराज की बात सुनकर कौशल्या गोयल मुस्कुराते हुए कहती है, फालतू का गुस्सा कहीं और क्यों निकाल रहे हो? मैं जानती हूँ सुहाना की हरकत की वजह से तुम्हें गुस्सा आया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वह इस समय नासमझ है। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एक ऐसी लड़की तुम्हारी पत्नी बनी है जो तुम्हारे बिजनेस के मुकाम को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। वरना कुछ लड़की होती है जो अपने प्रेमी के साथ रहकर उसके मुकाम को नीचे गिराने की कोशिश करती है। ये कहकर कौशल्या गोयल गुस्से में नंदिनी को तिरछी नजरों से देखने लगी। कौशल्या गोयल नंदिनी को ताना मार रही थी, यह बात नंदिनी को भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका था। ये देखकर नंदिनी गुस्से में पैर पटककर अपने कमरे में चली गई।
हालांकि वह नाश्ता कर रही थी, लेकिन युवराज और सुहाना को इतने अच्छे से देखकर उसका भूख मर चुका था। अनिकेत ने देखा नंदिनी वहां से जा चुकी है तो वह सुहाना को देखते हुए कहता है, भाभी क्यों ना आज हम शॉपिंग पर चले, वैसे भी आज मेरा ऑफिस का छुट्टी है। अनिकेत का बात सुनकर सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, खास करके खुली हुई जगह पर। वह जानती थी अगर वह उस जगह पर गई तो हो सकता है उसका परिवार में से कोई उसे ढूंढ लेगा। ये सोचते ही सुहाना डर की वजह से कांपने लगी। सुहाना को इतना डरते हुए देखकर युवराज और अनिकेत एक दूसरे को देखने लगा। उन दोनों को ही समझ नहीं आया अचानक से सुहाना इतना डर क्यों रही है। तभी कौशल्या गोयल अनिकेत से कहती है, छोड़ दो, हो सकता है सुहाना को शॉपिंग करना पसंद नहीं होगा तो मैं एक काम करूंगी, डिजाइनर से कहना घर आकर कुछ कपड़े की कलेक्शन लेकर आए और उसे ये भी बता देना ये सारे कपड़े सुहाना के लिए मंगवाए गए हैं। सुहाना को बाहर जाने का मन हुआ तभी से तुम बाहर लेकर जाना, वरना कोई जबरदस्ती मत करना। कौशल्या गोयल की बात सुनते ही सुहाना को एक चैन की सांस मिली। वह एक नज़र युवराज को देखती फिर उसके बगल में नाश्ता करने के लिए बैठ गई। युवराज ने जब सुहाना को देखा तो वह हैरान हुआ, उसे एक बात समझ नहीं आया था। जब भी बाहर जाने की बात होती है तो सुहाना डरने लगती है, और जब उसे यह खबर मिलता है कि वह बाहर नहीं जाएगी तो रिलैक्स फील करती है। ऐसा क्यों होता है, ये सोचकर उसने एक नज़र सुहाना को देखा, फिर अनिकेत को इशारा करके घर से बाहर निकल गया। गोयल कंपनी। युवराज अपने केबिन में बैठकर फाइल देख रहा था। तभी उसका भाई अनिकेत केबिन में आया। अनिकेत युवराज के पास आते ही एक फाइल उसे देते हुए कहता है, आपने जैसा कहा था वैसा मैं करवा कर तो लाया हूँ, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। सुहाना भाभी के बारे में इस फाइल में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। मेरा मतलब न तो उनके परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ है और न ही उनके बचपन के बारे में। सुहाना भाभी जब घर से भागी थी तब से और अब तक का उनका डिटेल इसी में है, लेकिन उससे पहले का डिटेल मुझे कहीं से भी नहीं पता चला। अनिकेत की बात सुनकर युवराज कंफ्यूज हो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यही कि सुहाना एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। सुहाना का परिवार तो होगा ही, क्योंकि सुहाना अपने पापा के बारे में बात करती है, इस मुताबिक उसके पापा भी होंगे, लेकिन सुहाना का परिवार कौन है? युवराज की बात सुनकर अनिकेत फाइल ओपन करके उसे देते हुए कहता है, सुहाना भाभी के जो पापा थे वह आर्मी ऑफिसर हैं, जो आए दिन अपने बॉर्डर पर ही रहते थे, कभी भी जल्दी घर नहीं आते थे। जब जब उनको छुट्टियां मिलती थी तभी वह घर आते थे अपनी बेटी से मिलने के लिए। बचपन में ही सुहाना भाभी की मां की डेथ हो गई थी, वह भी किसी बीमारी की वजह से, जिसके बाद सुहाना भाभी के जो पापा थे उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी क्योंकि वह नहीं चाहते थे सुहाना भाभी अनाथ आश्रम में रहे। उन्हें अपने काम के लिए बार बार बॉर्डर पर आना पड़ता था, जिस वजह से वह कई बार पड़ोसियों के यहाँ अपनी बेटी को छोड़कर जाते थे। जब सुहाना के पापा की दूसरी शादी हुई तब सुहाना की जो सौतेली माँ थी वह बहुत अच्छा दिखावा करती थी। सुहाना के चाचा चाची भी थे जो पहले तो अमेरिका में रहते थे, फिर अचानक से ना जाने क्या हुआ कि वह सब भी सुहाना भाभी साथ उसी के घर में रहने लगे। भाभी के पापा आर्मी ऑफिसर के साथ साथ बिजनेसमैन भी थे, जिस वजह से उन्हें अपने कंपनी में रहने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अपनी बेटी को इन सब के बारे में सिखाया। जब सुहाना भाभी 18 या फिर 21 साल की हो जाएगी तब वह उनकी कंपनी को संभालेगी। लेकिन जब सुहाना भाभी बड़ी हुई तभी उनके पापा अचानक से गायब हो गए। उनकी कोई खबर नहीं मिली। कुछ सालों तक तो सुहाना की सौतेली मां पता करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया, जिसके बाद सभी ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी कि अब सुहाना भाभी के पापा इस दुनिया में नहीं है। सुहाना भाभी की सौतेली माँ सुहाना भाभी को पसंद नहीं करती है, वह भाभी को बहुत परेशान की है, यहाँ तक कि उन्होंने भाभी को कई बार मारा भी था। मैं तो पता करवाया तो वहाँ के पड़ोसियों ने बताया, भाभी की जो सौतेली माँ है वह कई दिनों तक सुहाना भाभी को खाना नहीं देती थी, जिस वजह से सुहाना भाभी उन सबके यहाँ आकर खाना मंगा करती थी, और वह सब सुहाना को पसंद करते थे, इसलिए प्यार से उसे खाना खिला भी देते थे। सुहाना भाभी को बचपन से ही उसकी सौतेली माँ ने एक कमरे में बंद करके रखा था, कभी भी उसे बाहर की दुनिया नहीं दिखाए, और जब जब भाभी के पापा उनसे मिलने आते थे तब सुहाना भाभी की सौतेली माँ जानबूझकर अच्छा बनने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही कमरे से बाहर निकलती थी और उनको अच्छा कपड़ा पहनाकर अच्छा खाना खिलाकर अपने पति के सामने दिखावा करती थी, जिसे देखकर भाभी के पापा को ही लगता था सुहाना भाभी अपनी माँ के साथ बहुत खुश है। भाभी अपने पापा को सच बताना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ ने उसे एक भी मौका नहीं दिया।
सुहाना भाभी के घर में जो नौकर काम करते थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई जब मैंने पड़ोसी से पूछा तब एक पड़ोसी ने बताया घर में एक नौकर था जो लंबे समय से वहाँ काम करता था। जब सुहाना भाभी घर छोड़कर भागी थी तब उसी स्टाफ ने भाभी को भगाने में मदद किया था, जिसके बाद वह स्टाफ को भाभी की सौतेली मां ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उस स्टाफ से घर गया तो मुझे उसी स्टाफ के जरिए पूरा सच पता चली। उस स्टाफ ने ये भी कहा है वो लोग ज़्यादा देर से घर में नहीं रहते थे, बल्कि सुबह काम करते थे और शाम को काम करने के लिए आते थे। बाकी बीच के समय में वो लोग चले जाते थे। सुहाना भाभी पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन उसकी मां नहीं चाहती थी उनकी बेटी के अलावा कोई भी बच्चा आगे बढ़े। वो चाहती थी सुहाना के पापा का जो प्रॉपर्टी है वह उनकी बेटी के नाम हो जाए, जिसके लिए उन्होंने 25 साल तक सुहाना भाभी को अपने पास रखा। जैसे ही भाभी का 25 साल हुआ उसी समय उनकी सौतेली मां ने प्रॉपर्टी पेपर पर धोखे से साइन करवा लिया। जब सुहाना भाभी को इसके बारे में पता चला तब भी उन्हें उससे कोई मतलब नहीं हुआ। उन्हें घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनकी सौतेली मां ने उन्हें बेच दिया था। जिस इंसान को सुहाना भाभी को बेचा गया था वह इंसान अमेरिका का रहने वाला एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसको शायद आप भी बहुत अच्छे से जानते थे। फिलहाल तो मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं पता है, लेकिन उस इंसान की डिटेल इस फाइल में रखी गई है, आप एक बार देख लीजिएगा। अनिकेत की बात सुनकर युवराज दंग रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था सुहाना की जिंदगी में इतना कुछ हुआ होगा। ये सब सुनने के बाद युवराज हैरान भरी आवाज में कहता है, यानी कि उस दिन सुहाना जब घर से भाग गई थी तब वह भागते हुए मेरे शादी वाले इवेंट पर आ गई। लेकिन वह घर से भागकर मेरी इवेंट पर आई तो उसने नंदिनी के रखे हुए दुल्हन के जोड़े क्यों पहने? वह हमसे मदद में मांग सकती थी, हम उसकी मदद कर सकते थे। युवराज की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, मैं भी यही सोचा था। जिसके बाद मैं वापस से इवेंट पर गया और उसी दिन के सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाया तो मुझे पता चला भाभी भागते हुए खिड़की के जरिए नंदिनी के कमरे में घुस गई थी। फिर मैंने देखा भाभी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। शायद भाभी उन्हीं से बचते हुए नंदिनी के कमरे में चली आई और डर की वजह से वहां पर रखे नंदिनी के कपड़े पहन लिए। ये सब समझने के बाद मैं समझ गया भाभी ने आपसे शादी धोखे से नहीं की, बल्कि जल्दबाजी में खुद को बचाने के लिए नंदिनी की जगह खुद बैठ गई। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब उस लड़की ने सच कहा था, वह किसी की भेजी हुई लड़की नहीं है। लेकिन जब सुहाना शादी के बाद मेरे घर में रह रही है तो उसका वह परिवार उसे ढूंढ क्यों नहीं रहा है? क्या वह लोग सिर्फ सुहाना को भगाना चाहते थे? युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखते हुए कहता है, नहीं, वो सुहाना भाभी को भगाना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे जान से मारना चाहते थे। प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाने के बाद उनकी सौतेली मां का एक यही प्लान था, सुहाना भाभी को जान से मारने का। लेकिन जब भाभी के चाचा ने कहा कि मारने की जगह क्यों ना हम इसे बेच दे तो उसके भी पैसे मिल जाएंगे, तो उसके बाद उनकी सौतेली मां ने मारने का प्लान छोड़कर सुहाना भाभी को बेचने का फैसला लिया। और वह अभी भी इसीलिए ढूंढ रही है भाभी को, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने बेचा था उस इंसान ने सुहाना भाभी की सौतेली मां को बहुत बड़ी रकम दिया, जिस वजह से वह किसी भी हालत में सुहाना भाभी को ढूंढकर उसे इंसान को सौंपना चाहती है जिससे उन्होंने पैसे लिए थे। अनिकेत की बात सुनकर युवराज फाइल को ओपन किया। जैसे ही वह फाइल कॉपी किया उसका नज़र उस इंसान की तस्वीर पर गया जिस इंसान को सुहाना की सौतेली मां ने बेचा था। ये देखकर युवराज हैरान होकर कहता है, अतुल। युवराज के मुंह से अतुल सुनकर अनिकेत के कान खड़े होते वह जल्दी से युवराज के पास आकर फाइल को देखने लगा तो उसका नज़र भी अतुल पर गया, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था, सुहाना की मां ने अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन अतुल सिंघानिया को बेचा था। ये देखकर अनिकेत हैरान होकर युवराज से कहता है, ये तो अतुल है, यानी कि सुहाना भाभी की सौतेली मां ने जिस इंसान को भाभी को बेच दिया था वह इंसान कोई और नहीं अतुल सिंघानिया है। अनिकेत का बात सुनकर युवराज गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहता है, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है, वह भी एक मां होकर? क्या उस औरत को इतना भी अंदाजा नहीं है अतुल सिंघानिया कैसा इंसान है? युवराज की बात सुनकर अनिकेत भी गुस्से में कहता है, आप सही कह रहे हो भाई, इसीलिए सुहाना भाभी की सौतेली मां उन्हें ढूंढने के लिए पागल हो रही है, क्योंकि उन्होंने अतुल सिंघानिया से हाथ मिला लिया है और जब तक अतुल सिंघानिया को उसका प्रॉपर्टी नहीं मिल जाएगा, यानी कि सुहाना भाभी नहीं मिल जाएगी, तब तक अतुल सिंघानिया चैन से नहीं बैठेगा। अनिकेत की बात सुनकर युवराज अपना सर पर हाथ रखकर कहता है, अगर अतुल सिंघानिया मेरे शहर में आ गया तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर उसने सुहाना को देखा तो वह सुहाना को अपने पास ले जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, और ऊपर से उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा जिस पर सुहाना सौतेली मां ने बड़े अच्छे से साइन किया। या फिर ये भी हो सकता है हम सुहाना को उस समय बचा भी नहीं पाएंगे।
अगर उस इंसान ने मेरी शादी से पहले ही सुहाना को खरीद लिया होगा तो फिर सुहाना को लेकर जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखते हुए कहता है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। आपको भले ही भाभी की फिक्र नहीं होगी लेकिन मुझे बहुत है। अनिकेत की बात सुनकर युवराज अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, सुहाना अब कहीं नहीं जाएगी क्योंकि सुहाना मेरे लिए मेरा बिजनेस बढ़ाने का काम करती है और मैं सुहाना को इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा। भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, भले ही सुहाना कोई भी रिश्ते से मेरे घर में रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक सुहाना मेरा काम कर रही है तब तक वह मेरे घर में रहेगी और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी नज़रों के सामने सुहाना को अपने साथ ले जाने की हिम्मत करे। अतुल सिंघानिया मेरे सामने मेरी जूती के बराबर में नहीं है और वह मेरे पास आकर सुहाना को लेकर जाएगा। सुहाना इस समय मेरी कीमती चीज़ बन चुकी है जो मेरी तिजोरी का चाबी की तरह काम करेगी। युवराज की बात सुनकर अनिकेत मुंह बनाकर कहता है, यह क्या बात हुई, आप भाभी को यूज करने के बारे में सोच रहे हो? तब तो आप में और अतुल में क्या फर्क होगा? अतुल सिंघानिया भाभी को यूज करेगा, वह भी भाभी के शरीर से, और आप भाभी को यूज करोगे उनके दिमाग से। अगर आपको भाभी की मदद करनी है तो अच्छे इंसान की तरह कीजिए, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ भाभी उस अतुल सिंघानिया की हाथों में ना आए, उसके लिए मैं भी आपके साथ हूँ। अनिकेत की बात सुनकर युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन इस बारे में घर पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और ये तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। सुहाना को मैंने क्यों रखा है घर में, खास करके नंदनी को। नंदनी मुझसे बहुत प्यार करती है और वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी सुहाना को मेरे सामने देखकर। ये कहकर युवराज अनिकेत को एक नज़र देखा, फिर चुपचाप अपने केबिन से बाहर निकल गया। युवराज को जाते हुए देखकर अनिकेत भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। गोयल मैंशन। सुहाना गार्डन में बैठकर सामने बड़े बड़े पौधों को देख रही थी। उन पौधों को देखते हुए सुहाना अपने बगल में बैठी कौशल्या गोयल से कहती है, दादी क्या इन सब पौधों में आप रोज पानी देती हो? सुहाना की बात सुनकर कौशल्या गोयल ने पहले तो उन पौधों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए सुहाना से कहने लगी, हाँ, लेकिन इन पौधों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर पहले से ही नौकर हैं जो हर रोज इन पौधों में पानी देते हैं। तुम्हें पता है यहाँ पर जितने सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं वह सारे युवराज और अनिकेत ने मिलकर लगाया था। जब युवराज छोटा था तब उसे स्कूल में कहा जाता था कि पौधे लगाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पौधे लगाने से हम अच्छा महसूस करते हैं, जिसके साथ हम खुश रहना चाहते हैं उसके लिए भी हम पौधे लगाते हैं। युवराज हमेशा पौधा लगाता था और वह कहता रहता था जब वह पौधा बड़ा हो जाएगा तब उसे कभी भी कटने नहीं देगा। इसीलिए तो आज गार्डन इतना हरा भरा दिखाई दे रहा है, वरना पहले यहाँ पर सिर्फ मिट्टियाँ दिखाई देती थी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, क्या दादी आप सच कह रही हो? ये सारा पौधा युवराज जी ने लगाया है, तो क्या मैं भी लगा सकती हूँ? मेरा भी बहुत मन कर रहा है पौधे लगाने का। सुहाना की बात सुनकर कौशल्या गोयल पहले तो सुहाना को देखी, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें पौधा लगाना है, ठीक है, मैं नौकर से कहकर कुछ पौधे मंगवा देती हूँ, फिर तुम आराम से लगाते रहना। ये कहकर कौशल्या गोयल ने गार्डन में पानी दे रहे नौकर से नए नए फूलों के पौधे लाने को कहा, जिसे सुनने के बाद वह नौकरी तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में वह नौकर अपने कुछ नौकरों के साथ वहां तरह तरह के पौधे लेकर आया। वह पौधे को उसने एक जगह रखा, फिर कौशल्या गोयल को देखते हुए कहा, मैडम आपने कहा जो फूल लाने को वह फूल हम ले आए हैं। नौकर की बात सुनकर कौशल्या गोयल उसे जाने का इशारा करती है, जिसे देखने के बाद वह नौकर बाकियों साथी के वहां से चला गया। जब सुहाना ने देखा पौधे आ चुके हैं तो वह खुश होकर कौशल्या गोयल से कहती है, दादी मैं जाती हूँ पौधे लगाने के लिए, आप यहीं पर रहना, यहाँ से कहीं भी मत जाना। सुहाना की बात सुनकर कौशल्या मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं यही हूँ, अपना ध्यान रखना, कुछ पौधे में कांटे होंगे जिसे तुम्हें संभल कर लगाना है वरना वह कांटा चुभ जाएगा। कौशल्या गोयल की बात सुनकर सुहाना वहां से जल्दी से उठी, फिर पौधे लगाने के लिए आगे की ओर चली गई। वह नंदनी जो उनकी बातों को सुन रही थी, जब उसने देखा सुहाना कौशल्या गोयल के पास नहीं है तो मुस्कुराते हुए कौशल्या गोयल के पास आकर उनके बगल में बैठ गई। पहले तो कौशल्या गोयल का नज़र सुहाना पर था, लेकिन जब उन्होंने देखा नंदनी उसके पास बैठी हुई है तो वह उसे देखते हुए कहती है, आज तुम ऑफिस नहीं गई? कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदनी मुस्कुराकर कहती है, हाँ दादी, वह क्या है ना, मुझे चोट लगी है। ये देखकर युवराज ने मुझे कहा कि मुझे आराम करना चाहिए, ऑफिस का काम वह संभाल लेगा, उसे मेरी बहुत फिक्र रहती है, मुझे हल्की से भी चोट लगती तो उसे बर्दाश्त नहीं होता।
आपको तो पता ही है वह मुझसे कितना प्यार करता है, इसीलिए तो उसने मुझे कहा घर पर आराम करने को, वरना वह मुझे ऑफिस बुला सकता था। आज इतने इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में, लेकिन उसने तब भी मुझे घर में रहने को कहा। सच में दादी, आपका पोता मुझसे बहुत प्यार करता है। नंदिनी की बात सुनकर कौशल्या गोयल हंसते हुए कहती है, तुम्हारी गलतफहमी है नंदिनी, क्योंकि युवराज भी बहुत अच्छे से जानता है तुम ऑफिस में रहकर कोई ढंग का काम नहीं करती हो। अगर वहां जाकर कोई फायदेमंद वाले काम करती तो शायद युवराज तुम्हारी केयर करता भी। युवराज मेरा पोता है, मैं अपने पोते को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमसे ज्यादा मैंने उसे अपने पास रखा है। तुम्हें क्या लग रहा युवराज तुम्हें मिस कर रहा होगा? नहीं, बल्कि वह सुहाना के बारे में सोच रहा होगा, सुहाना को मिस कर रहा होगा। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ठीक है, अब जब युवराज घर आएगा तब अगर मैं उसे यहाँ दिखाई दी तो वह सबसे पहले ही मेरे पास आकर सुहाना के बारे में ही पूछेगा। कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदिनी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उन पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। यह सोचकर वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है दादी जी। मैं अपने युवराज को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा युवराज मुझसे बहुत प्यार करता है। आपने देखा नहीं कैसे शादी सुहाना से हो जाने के बाद भी युवराज ने रिसेप्शन में पूरी दुनिया वालों की नज़रों के सामने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया और मुझे पत्नी के रूप में सबको दिखाया। अगर वो चाहता तो सुहाना को भी सबके सामने लेकर आ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानता है अगर उसने ऐसा किया तो उसका ही बदनामी होगा। वो तो आप शुक्र मनाए कि मैं ये सब देखने के बाद भी युवराज के पास रह रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होती है तो अब तक युवराज की जिंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ भी करती रहती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ आगे चलकर युवराज सुहाना को छोड़कर मेरे पास ही आएगा। नंदिनी की बात सुनकर कौशल्या गोयल शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, ऐसा तुम्हें लग रहा है पर होगा नहीं। उन्होंने इतना ही कहा था तभी उनका नज़र युवराज और अनिकेत पर गया जो गाड़ी से उतर के घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। जब युवराज अनिकेत घर की तरफ जा रहे थे तभी अनिकेत ने दादी और नंदिनी को एक साथ देखा, लेकिन वहां पर सुहाना नहीं थी। ये देखकर अनिकेत युवराज को देखते हुए कहता है, भाई भाभी दादी के पास नहीं है, लगता है भाभी कहीं गई है। अनिकेत की बात सुनकर और युवराज का नज़र में कौशल्या गोयल पर गया जो बैठकर नंदिनी से बातें कर रही थी। ये देखकर युवराज घर के अंदर ना जाकर सीधे अपनी दादी के पास आया। युवराज जैसे ही कौशल्या गोयल के पास आया उसने एक नज़र नंदिनी को देखा, फिर कौशल्या गोयल को देखते हुए कहने लगा, दादी सुहाना कहाँ है? सुबह तो उसे शॉपिंग पर जाने में डर लग रहा था और अभी अचानक से वह आपके पास नहीं है, लगता है कहीं बाहर गई है। युवराज की बात सुनकर नंदिनी तो हैरान हो रही थी, लेकिन कौशल्या गोयल के होठों पर मुस्कुराहट था क्योंकि उन्होंने जो नंदिनी को चैलेंज दिया था वह जीत चुकी थी। ये सोचकर कौशल्या गोयल युवराज को देखते हुए कहती है, नहीं युवराज, सुहाना कहीं बाहर नहीं गई है, तुम्हें तो पता ही है बाहर जाने के नाम को सुनकर ही वह डरने लगती। वह मेरे साथ ही बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसका मन हुआ पौधे लगाने का तो मैंने उसे कहा जाकर आराम से पौधे लगाओ, उसमें उसे भी खुशी मिल जाएगी थोड़ी सी, वरना यहाँ पर रहने वाले लोग तो उसे ठीक से रहने भी नहीं दे रहे हैं। ये कहकर वह एक नज़र नंदिनी को देखने लगी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर अब जाकर युवराज का नज़र सुहाना पर गया जो पौधे लगा रही थी, लेकिन उससे ठीक से पौधा लग नहीं रहा था। उसके चेहरे पर कई जगह पर मिट्टी लगे हुए थे। ये देखकर युवराज बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप सुहाना के पास चला गया। वहीं जब अनिकेत ने देखा उसका भाई सुहाना के पास गया है तो वह भी उछलकर कूदते हुए जल्दी से उसके पीछे चला गया। अनिकेत वह आया तो उसने देखा उसका भाई अपने हाथों को फोल्ड करके सुहाना की हरकतों को देख रहा है। सुहाना मिट्टी को साफ करते हुए ठीक से पौधे लगा रही थी। ये देखकर अनिकेत सुहाना के पास आया, फिर उसके बगल में बैठे हुए कहा, क्या बात है भाभी, आप पौधे लगा रही हो, लगता है आपका बहुत मन है पौधे लगाने का, चलो मैं भी आपकी मदद करता हूँ। ये कहकर अनिकेत सुहाना का मदद करने लगा। वही जब सुहाना अनिकेत की बातों को सुनी तो उसका नज़र युवराज पर गया जो खड़े होकर उसे ही देख रहा था। ये देखकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आपका घर सच में बहुत अच्छा है। दादी ने बताया यहाँ पर जितने भी पौधे लगे हुए हैं वह आपने लगाया है, तो मेरा भी मन हुआ क्यों ना मैं आपके जैसे ही यह सारे पौधे लगाऊं। सुहाना का बात सुनकर युवराज ने पहले तो अपने भाई को देखा जो सुहाना की मदद करते हुए गमले में मिट्टी डाल रहा था। ये देखकर वह भी नीचे की ओर बैठा, फिर सुहाना के हाथों से मिट्टी को लेते हुए गमले में डालते हुए कहा, तुम्हें ठीक से पौधे लगाने नहीं आते हैं। कुछ पौधों में हमें बीज डालना पड़ता है और कुछ पौधों में हमें दवाएं डालनी पड़ती है
ताकि उससे धूप और पानी दोनों का मिश्रण अच्छे से मिल सके। तुम सिर्फ मिट्टी में पौधे डालकर पानी देकर उसे यूज कर रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर ये पौधे जल्दी से खराब हो जाएंगे। इसीलिए जब भी मिट्टी डालो तो हर पौधे के बनाए हुए दवाई को भी डालो ताकि वह पौधा कभी भी खराब ना हो और वह जल्दी से बढ़ना शुरू हो। ये कहकर युवराज भी सुहाना की मदद करते हुए जितने भी गमले थे उन सभी गमलों में पौधे लगाने लगा। वह तीनों ही मिलजुल कर पौधे लगा रहे थे। वही कौशल्या गोयल अपनी जगह पर बैठकर नंदिनी को देखते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, युवराज आएगा तो सबसे पहले सुहाना के बारे में ही पूछेगा, क्योंकि अब उसके दिल और दिमाग में सुहाना बस चुकी है। पहले तो युवराज सुहाना को घर से निकालने की बात करता था, लेकिन फिर उसने सुहाना को घर में रखने की परमिशन दे दी। लेकिन अब उसने सुहाना को अपने कमरे में रहने का भी परमिशन दे दिया है, जो तुम्हें उसके कमरे में रहने का परमिशन आज तक नहीं मिला। और सुहाना को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और वह युवराज के कमरे तक पहुंच गई। सुहाना भले ही डरपोक रहती है, भले ही नासमझ है, लेकिन अपने पति को अपने पास कैसे रखना है इस बात का उसे बहुत अच्छे से पता है। तुम तो बस पैसों के पीछे ही रहती हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम बस युवराज के पीछे इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए। कौशल्या गोयल की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में उन्हें देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं युवराज से बहुत प्यार करती हूँ और ये बताने के लिए मैं कोई सबूत लेकर आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ और युवराज जानता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कहकर नंदिनी गुस्से में एक नज़र कौशल्या गोयल को देखिए, फिर अपनी जगह उठकर युवराज के पास चली आई। युवराज के पास आते ही नंदिनी युवराज का हाथ पकड़कर उसे नीचे से उठाकर सीधे उसके गले लग गई। युवराज ने जब नंदिनी को अपने गले लगे हुए देखा तो पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन जब उसे एहसास हुआ नंदिनी को चोट लगा है तो वह तुरंत नंदिनी को अपने गले लगा लिया। युवराज ने नंदिनी को गले लगाया तो वही अनिकेत और सुहाना का नज़ारा तुरंत उन दोनों पर गया। जब अनिकेत ने देखा सुहाना चुपचाप उन दोनों को देखे जा रही है तो वह सुहाना को देखकर उदास मन से कहता है, सॉरी भाभी, मैं जानता हूँ ये सब देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिलहाल के लिए आप ये सब देखना बंद कर दीजिए। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना अपनी नज़रें उन दोनों से हटाकर मुस्कुराते हुए अनिकेत को देखते हुए कहती है, मैं इन दोनों को देखकर गुस्सा नहीं हो रही हूँ, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे इसमें क्या दिक्कत होगी। ये कहकर सुहाना अपने जगह से उठी, फिर युवराज के पास आकर उसे देखते हुए कहने लगी, आपने मेरी मदद की, आपका कपड़ा गंदा हो गया, क्या मैं आपको साफ कर दूं? ये कहकर सुहाना बिना उन दोनों की कोई बात सुने सीधे उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दी। जैसे ही युवराज नंदिनी से अलग हुआ, सुहाना युवराज का हाथ पकड़ के एक नज़र नंदिनी को देखी, फिर युवराज को देखते हुए कहने लगी, दादी ने कहा था आपको गंदगी में रहना पसंद नहीं है, तो चलिए मैं आपको साफ कर देती हूँ। ये कहते ही सुहाना बिना कोई एक्सप्रेशन के एक नज़र युवराज को देखने के बाद उसके हाथों को पकड़ के सीधे वहां से चली गई। जब नंदिनी ने ये देखा तो गुस्से से आग बबूला होने लगी। वहीं जब अनिकेत ने नंदिनी को गुस्से में देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वो यह देखकर खुश हो रहा था सुहाना अपने लिए युवराज को पाने की कोशिश कर रही है। अनिकेत को मुस्कुराते हुए देखकर नंदिनी गुस्से में एक नज़र उसे देखी, फिर वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पैरों में कुछ चुभन महसूस हुआ। जब वह नीचे की ओर देखी तो उसका नज़र कांटे के फूल पर गया जो उसके ठीक पैरों के सामने रखा हुआ था। ये देखकर नंदिनी हैरान रह गई, क्योंकि जब वह वहां आई थी तब उसके पैरों के पास कोई भी कांटे वाला फूल नहीं था। यहाँ तक कि जब वह युवराज से गले मिली थी तब भी वहां पर कोई भी कांटा वाला फूल नहीं था। अचानक से अपने सामने कांटा वाला फूल देखकर नंदिनी हैरान होकर अनिकेत से कहती है, अनिकेत, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम मेरे सामने कांटे वाले फूल रखोगे। तुमने देखा नहीं कैसे ये मुझे चुभ गया। नंदिनी की बात सुनकर अनिकेत कंफ्यूज आकर कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? कांटा वाला फूल मैं तुम्हारे पैरों के पास क्यों रखूंगा? मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे थोड़ा भाई का डर भी होता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब मेरे करने के बाद तुम तुरंत भाई को मेरा कंप्लेंट कर देती। तो मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ। और हाँ सुहाना, भाभी पर इल्ज़ाम तो भूल से भी मत लगाना, क्योंकि भाभी अभी हमारे सामने ही भाई के साथ गई है, तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। जरूर तुमने अपनी आंखों पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर अपनी आंखों से देखती तो हो सकता है तुम्हें वह कांटा नहीं चुभता।
खुद तो ठीक से देखना नहीं आता है, बस लोगों पर इल्जाम लगाना आता है, ये कहकर अनिकेत गुस्से में वहां से चला गया। अनिकेत की बात सुनकर और से गुस्से में जाते हुए देखकर नंदिनी गुस्से में अपना मुट्ठी बंद करके कहती है, नहीं, जरूर यह काम उस सुहाना ने किया होगा। जब जब मैं युवराज के पास रहती हूँ मुझे कुछ न कुछ हो ही जाता है, और उसी समय सुहाना भी मेरे पास होती है। जैसे कि उस दिन कंपनी में युवराज ने बताया था एक और लड़की आई थी और उसे भी ठीक मेरे तरह ही चोट लगा था, और उस समय सुहाना भी वहीं पर थी। उसके बाद मुझे चोट लगा, उस समय भी सुहाना मेरे सामने ही खड़ी थी। फिर घर पर मेरे पैरों के नीचे कैंची रखा था। जब मैं सुहाना के पास चल कर गई थी तब मैंने देखा था वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर अचानक से कैसे कैंची आ सकता है? और अभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मेरे पैरों के नीचे कोई भी कांटा वाला फूल नहीं है, तो फिर कैसे आ सकता है? जरूर ये लड़की जादू करना जानती है। यह मुझे युवराज से दूर करना चाहती है, इसीलिए मुझे जानबूझकर तड़पा रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं युवराज को इसकी सच्चाई बता करूंगी। मैं युवराज को बता कर रहूंगी। ये लड़की जादूगरनी है, जादू करके कुछ भी कर सकती है। ये कहते ही नंदिनी तुरंत वहां से घर के अंदर चली गई। वही जब से युवराज को पता चला है सुहाना का परिवार कैसा था और सुहाना अपने बचपन की यादों को कैसे जीकर आई है, तो उसके अंदर सुहाना के प्रति थोड़ा सा ही सही लेकिन अच्छाई आ गया है। जब सुहाना उसे लेकर जा रही थी तब युवराज ने उसे एक बार भी नहीं रोका। वह चाहता तो सुहाना का हाथ छोड़कर नंदिनी के पास रह सकता था, लेकिन उसने सोचा अगर वो उसे रोकेगा तो हो सकता है सुहाना को बुरा लगेगा, और इस समय सुहाना उसके तिजोरी की चाबी है। सुहाना का उसके पास रहना ही बहुत बड़ी बात होगी। जो युवराज पहले सुहाना को घर से निकालने के लिए ना जाने कितना कुछ किया, आज वही युवराज सुहाना को घर में रखने के लिए तरह तरह की बातें सोच रहा है। ये सब सोचते हुए ही युवराज सुहाना के साथ अपने कमरे के अंदर आया। जैसे वह कमरे के अंदर आया उसने देखा उसका कमरा काफी चेंज नजर आ रहा है। ये देखकर युवराज की आंखें छोटी हो गई। वही सुहाना ने जब देखा कैसे युवराज कमरे को देखकर मुंह बनाया है तो वह हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ ये कमरा देखकर आपको गुस्सा आ रहा होगा। अगर आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो आप मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज इस कमरे को मत बदलिएगा। आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मेरी जो मॉम थी वह मुझे अच्छे कमरे में नहीं रखती थी। जिस कमरे में मैं रहती थी वहां पर बहुत सारे चूहे कॉकरोच आते जाते रहते थे, जिस वजह से मुझे वहां पर बहुत डर लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर जब रहूंगी तो अपने तरीके से सब कुछ अच्छे से लगाऊं। इसीलिए मैंने दादी से मदद मांगी। दादी ने बहुत सारे नौकर दिए और उन नौकर ने मेरी बहुत सारी मदद की। उनकी मदद लेते हुए मैंने रूम को अच्छे से डेकोरेट किया। आपने ही सुबह में कहा था ना अब मैं आपके कमरे में रह सकती हूँ, तो जब मैं आपके कमरे में रहती तो मेरा भी मनपसंद कुछ होना चाहिए था। जब आपका कमरा में आपका सामान हो सकता है तो मेरा कमरा में मेरा भी सामान होता ना। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने पहले तो पूरे कमरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था तुम अब मेरे कमरे में रह सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था तुम मेरे कमरे को ही चेंज कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा कमरा में लगा हुआ कलर या फिर रखे हुए सामान नहीं पसंद, लेकिन यह मत भूलो ये घर भी मेरा है और यह कमरा भी। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है ये घर आपका है, इसलिए तो मैंने दादी से परमिशन मांगी। दादी ने कहा सबसे ज्यादा घर में उन्हीं का चलता है, उनकी परमिशन मिल गई तो समझो काम बन गया। तो मैंने दादी से परमिशन मांगी। दादी ने कहा जो करना है करो, कोई नहीं मना करेगा, और वैसे भी मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो उस अधिकार के साथ मेरा पूरा हक बनता है इस कमरे को चेंज करने का, ऐसा दादी ने कहा था। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने गुस्से में उसे देखा। इससे पहले कि वह सुहाना से कुछ कहता तभी अनिकेत अपने हाथों में पेस्ट्री का डब्बा लेकर युवराज के कमरे के अंदर आया। वो कमरे के बाहर रहते ही उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। जब उसने देखा उसका भाई अब गुस्सा करने वाला है तो वह तुरंत कमरे के अंदर आ गया। कमरे में आते ही अनिकेत ने एक नज़र अपने भाई को देखा, फिर सुहाना को वह पेस्ट्री का डब्बा देते हुए कहता है, भाभी वैसे तो मुझे पता नहीं है आपको कौन सा फ्लेवर का पेस्ट्री पसंद है, लेकिन जब मैं दुकान पर पेस्ट्री खरीदने गया तो मुझे एक बहुत क्यूट सा पेस्ट्री दिखाई दिया, तो सोचा मैं आपके लिए ले लूं, ये रहा वह पेस्ट्री, आप आराम से खाओ। अनिकेत का बात सुनकर सुहाना का नज़र पहले तो पेस्ट्री वाले डब्बे पर गया, फिर अनिकेत को देखते हुए वह खुश होकर कहती है, क्या आप सच में मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आए हो? लेकिन आप बिना मुझसे पूछे लाए हो।
कहीं इसमें कोई ऐसी दवाई तो नहीं ना है जिससे खा के मैं सो जाऊं। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत युवराज दोनों ही कंफ्यूज हो गया। वहीं युवराज ने एक नज़र पेस्ट्री को देखा, फिर सुहाना को देखते हुए कहने लगा, मेरा भाई तुम्हें जहर क्यों देगा और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? युवराज की बात सुनकर सुहाना हंसते हुए अनिकेत के हाथों से पेस्ट्री का डब्बा लेकर कहती है, वह क्या है ना, जो मेरी मॉम थी वह ना मुझे ऐसे ही पेस्ट्री ला कर देती थी, और जब मैं पेस्ट्री का लेती थी ना तो मैं 2 दिन तक सोई रहती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था आखिर हुआ क्या है। वह तो एक अंकल थे जो मेरे लिए खाना लेकर आते, तो वो एक दिन मुझे बोले, तुम अपनी मम्मी की लाई हुई पेस्ट्री को मत खाना, उसमें जहर मिला रहा था, अगर तुम खाओगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी और तुम अपने पापा से नहीं मिल पाओगी। उन अंकल की बात सुनकर मैंने मम्मी से पेस्ट्री तो लिया था, लेकिन मैं ना उन पेस्ट्री को चूहे को खिला देती थी, क्योंकि मैं डर गई थी अंकल की बातें। अगर मैं मर जाती तो अपने पापा से कैसे मिलती? आपको पता है मेरे पापा ना अचानक मुझे छोड़कर चले गए। मैं आज भी उनको याद करती हूँ, उनको मिस करती हूँ, और आपको पता है मैं भगवान से प्रे करती हूँ, मेरे पापा को मेरे पास जल्दी से भेज दो। जब मेरे पापा मेरे पास आ जाएंगे ना तो मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करेगी, वरना जब पापा चले जाते हैं तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती है। सुहाना की बातें सुनकर युवराज और अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। युवराज ने एक नज़र अनिकेत को देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर सुहाना की सर पर रख कर कहता है, अब तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तुम जब तक इस घर में हो तब तक तुम सेफ हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम्हारा परिवार में से कोई भी तुम्हें मारने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना को कुछ भी समझ नहीं आया। वही अनिकेत ने जब युवराज की बातों को सुना तो वो सुहाना को देखते हुए खुश होकर कहता है, हाँ भाभी, भाई सही कह रहे हैं, अब आप अपने उस परिवार को भूल जाओ। आप ये समझो कि आपका एक नया परिवार है जिसमें मैं, भाई, दादू, पापा, मम्मी सब है जो आपसे बहुत प्यार करेंगे। सुहाना ने जब अनिकेत और युवराज की बातों को सुनी तो वो कंफ्यूज होकर उन दोनों को देखने लगी, लेकिन जब उसने ये सुना अब उसका नया परिवार उससे प्यार करेगा तो वह हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, नया परिवार मुझसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करेगा। इस परिवार में सिर्फ एक आप हो, भाई और दादी है जो मुझे बहुत प्यार करती है, वरना तो सब मुझे गंदी नज़र से ही देखते हैं। सुहाना की बात सुनकर युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, गंदी नज़र से देखते हैं मतलब कहना क्या चाहती हो? क्या कोई ऐसा इंसान है घर में जो तुम्हें गंदी नज़र से देखता है? कौन है वह, ज़रा मुझे भी नाम बताना। ये कहकर युवराज अपनी भौहें सिकुड़ सुहाना को देखने लगा।